हाय गाइस, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड 28 मई 2023 से रिलेटेड एक वीडियो मैंने कल हमारे इस YouTube चैनल पे डाला था, जो आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर के आप देख सकते हैं। इट वॉज अराउंड द रेसलर्स प्रोटेस्ट एंड द पार्लियामेंट इनॉग्रेशन। 28 मई 2023 की रात को एक और ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को एक तरीके से झकझोर के रख दिया। और वो घटना ये आप लोग डेफिनेटली देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। इसका वीडियो या इससे रिलेटेड टीवी डिबेट्स या इससे रिलेटेड न्यूज़ आपने पिछले कुछ समय में, पिछले 1-2 दिन में बहुत अच्छे से सुनी होंगी। ये वीडियो है दिल्ली का। दिल्ली में एक जगह है प्रहलादपुर, उसके पास का एक एरिया है शादाब डेरी नाम से। उस जगह पे एक लड़का है साहिल नाम का, वो साक्षी नाम की एक 16 साल की लड़की का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर देता है, खून कर देता है। अब जो ये खून की वारदात हुई है, जो ये कत्ल हुआ है, ये बहुत ही निर्ममता से किया गया, ऐसा वो वीडियो फुटेज दिखाता है। और उसमें साफ क्लियरली समझ में आ रहा है कि कितनी बेरहमी के साथ, कितनी बेदर्दी के साथ और कितनी निर्ममता के साथ इस लड़की का, साक्षी नाम की लड़की का ये कत्ल हुआ। लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 1 मिनट 6 सेकंड तक ये पूरी वारदात हुई और लगभग 40 बार इस लड़की पे वार किए गए। चाकू से वार किया गया, हाथ पैर से उसे लात और घूंसे मारे गए, साथ साथ में उसके सर पे और उसके पूरे शरीर पे पत्थर से भी वार किया गया। इनफैक्ट ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 2 बार हुआ। जब कातिल साहिल उस जगह से निकल के जाता है, एक बार मारने के बाद, उसको पूरी इंजरी कॉज करने के बाद, जब वो उस जगह से निकल के जाता है तो कैमरे में वापस आता दिखाई देता है और उसके बाद फिर एक बार पत्थर से वार करता है और फिर ये इंश्योर करता है कि साक्षी की मृत्यु हो चुकी है। अब ये वीडियो जाहिर सी बात है या तो आपने देखा होगा या फिर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में ये पूरी जो कहानी है वो आपको झकझोर के रखने के लिए काफी है, सफिशिएंट है। अब मैं इस वीडियो को एक लीगल एंगल से देखते हुए और आप सभी लोगों को इसके बारे में बताते हुए कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, कुछ ऐसे बवाल सवाल के बारे में हम यहां पे डिस्कशन करेंगे जिससे हमें यह समझ में आएगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर है जिसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है, या इसके अराउंड बहुत से ऐसे एंगल क्रिएट होते हैं, बहुत से ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं जिसपे हमें not just as lawyers, not just as judiciary aspirants, but also as a citizen of this country हमें सोचना चाहिए। क्योंकि देश का नागरिक होने के नाते कुछ चीजों को लेकर के हमारा दिमाग खुला होना चाहिए, हमें सही ढंग से सोचना बहुत जरूरी है। इस वीडियो का टाइटल आप लोग देख चुके होंगे कि भाई ये प्राइवेट डिफेंस की बात हो रही है या सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, जबकि मामला तो मर्डर का है। लेकिन इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जब हम इस कहानी को देखते हैं और प्राइवेट डिफेंस की बात से पहले हम समझते हैं कि भाई जो ये लड़की थी 16 साल की साक्षी, उसका और साहिल जो कि 20 साल का लड़का है, उसका एक अफेयर चल रहा था इन दोनों का। अब इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी बीच में ऐसा मालूम पड़ता है कि जो साक्षी के घर वाले हैं उनको कोई आइडिया नहीं था इनके इस रिश्ते के बारे में। 16 साल की साक्षी थी और 20 साल का साहिल। इनके प्रेम प्रसंग के बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। अब जो साहिल है वो मैकेनिक का काम करता था और जो साक्षी हैं वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनका रिसेंटली अभी रिजल्ट आया था, शी क्लियर्ड 10th एग्जामिनेशन, 11th में जाने वाली थी। पूरी कहानी शुरू इस चीज से होती है कि जो साहिल है वो एक मैकेनिक का, टीवी रिपेयर वगैरह का काम करता था उसी शादाब डेरी के एरिया में, और वहां से रहते रहते उनकी मुलाकात होती है साक्षी से। दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज होते हैं, दोस्ती बढ़ती है, फिर दोनों प्रेम में पड़ते हैं। इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है तो साहिल को यह पता चलता है कि साक्षी जो है उनका पहले भी एक बॉयफ्रेंड रहा है प्रवीण नाम का, और उनके नाम का एक टैटू इन्होंने अपने शरीर पे भी गुदवाया। खैर कोई इससे दिक्कत नहीं होती साहिल को। बात जब आगे बढ़ती है तो कुछ समय पहले ही साहिल को ऐसा पता चलता है कि जो साक्षी हैं उनकी वापस प्रवीण से बात शुरू हो गई है, मतलब अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, और अब वो इस चीज से अनकंफर्टेबल होना शुरू होता है। वो बार बार साक्षी को मना करता है कि तुम ऐसा मत करो। इसके बाद साक्षी उनको इग्नोर करना शुरू करती है साहिल को, और साहिल को यह बताती है कि भाई मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल भी अब प्रेम नहीं करती, तुमसे मैं बात नहीं करना चाहती, तो मुझे परेशान मत करो।
इसी बीच जब साहिल बार बार ये चीजें करता है, यही हरकतें करता है, बार बार अप्रोच करने की कोशिश करता है साक्षी को, तो साक्षी मना करती हैं खुद से भी, और उसी एरिया के एक लोकल पर्सन है झबरू नाम के, उनको भी जाके बोलती हैं कि भैया ये मुझे व्यक्ति जो है ये परेशान कर रहा है। झबरू जो है फोन लगाते हैं साहिल को और साहिल को बताते हैं, उनको एक तरीके का इंटिमिडेशन देते हैं, बोलते हैं कि भैया अगर तुमने इस चीज को कंटिन्यू करना बंद नहीं किया, अगर तुमने इसे ही कंटिन्यू किया, ऐसी हरकतें तुम करते रहे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एक साधारण सी जो धमकी होती है कोई भी व्यक्ति देता है अगर वो अपनी बहन को या अपने इलाके के किसी भी सदस्य को ऐसी स्थिति में देखेगा तो वो यही करेगा। ऐसी धमकी मिलने के बाद, ये 27 मई के आसपास की बात है, ऐसी धमकी मिलने के बाद साहिल जो है थोड़ा सा सहमता है, पर उसके मन में और आक्रोश जो है वो बढ़ जाता है। एक तरह से उसको धमकी भी मिली, उसको लगा कि जो मेरे से बेवफाई की गई है, बिट्रेयल किया गया है, उसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि मैं बदला लूंगा, और बदला लेने की उस फितूर में वो जाकर के साक्षी का मर्डर कर देता है, कत्ल कर देता है। इसके बाद, इस पूरे सिनेरियो के बाद साहिल वहां पे रुकता नहीं है। शादाब डेयरी से ये वीडियो जो दिखा है उसमें देखा जाता है कि आराम से बहुत निकल करके साहिल वहां से चला गया। फिर एक जगह है लगभग 4.5 किलोमीटर दूर पे एक जगह है जिसका नाम है रिठाला। रिठाला में पहुंच करके साहिल उस चाकू को, उस मर्डर वेपन को जाकर के फेंक देता है, छुपाने की कोशिश करता है कि पुलिस ना पकड़ ले। उसके बाद वो बस पकड़ करके पहुंचता है बस अड्डे, और बस अड्डे जाकर के ये डिसाइड करता है कि मैं अपने घर तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जब तक मैं घर पहुंचूंगा, क्योंकि लगभग इतने सारे लोगों ने ये कत्ल होता हुआ देखा है, तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि ये बात फैल जाएगी और घर से मुझे पकड़ लिया जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि मैं बुलंदशहर जाऊंगा अपनी बुआ के पास। बुलंदशहर के लिए बस पकड़ता है। फिर आधे रास्ते उसके दिमाग में कुछ आता है, उसको लगता है कि शायद मुझे इस बात पे भी पकड़ लिया जाए, लोग हो सकता है पहचान जाएं कि बुलंदशहर ये व्यक्ति यहां से चढ़ा था और यहां तक गया था। तो वो उतर जाता है, फिर दूसरी बुलंदशहर की बस में बैठता है और दोबारा बुलंदशहर ही पहुंचता है। उसके बाद बुआ को जाकर के बोलता है कि यहाँ पे मैं आसपास किसी शादी में आया था और मैं यहाँ पे इसीलिए रात रुकूंगा। खैर, तब तक बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस तक पहुंचने के बाद पुलिस इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। जब तहकीकात शुरू होती है तो पुलिस को समझ में आता है कि साहिल नाम का लड़का है। उसके घर पे जाकर के पूछताछ होती है, उसके घर वालों के जितने नंबर्स हैं उन सबको टैप करना शुरू किया जाता है। और अगली सुबह यानी 29 तारीख को सुबह एक कॉल आता है साहिल के पिता के फोन पे, जिसमें कि उसकी बुआ उसे बता रही है कि क्या आप लोगों का झगड़ा हुआ है या कोई वाकई में शादी थी, क्योंकि साहिल यहाँ पे आकर के हमारे साथ रुका हुआ है कल रात से। ये पूरी कहानी है। इसके बाद क्योंकि पुलिस को पता चल जाता है कि साहिल जो है वो बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर पे छुपा हुआ है, वहां पे जाकर के पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। ये मोटा ये पूरी कहानी है। और उसके बाद जो भी आप लोग चीजें न्यूज में देख रहे हैं वो सब एज इट इज ही चलती है। अब जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो इस पूरे मामले में एक बहुत ऐसी डिस्टर्बिंग चीज हमारे सामने आती है जिसपे ज्यादातर लोगों का एक नोट गया होगा, ज्यादातर लोगों का एक ध्यान गया होगा कि जब ये कृत्य हो रहा था, इस कृत्य के होते वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी के साथ उस बच्ची का कत्ल हुआ है। एक दफा तो यह भी बताया जा रहा है कि उस बच्ची के सर में जब चाकू से वार किया जा रहा था तो चाकू फंस गया था। उसको खींच करके बहुत ही निर्ममता के साथ उसके सर से वो चाकू निकाला गया और फिर उसके बाद फिर उस पर वार किए गए। वो बचने की कोशिश क्या ही करती, बाकी के जितने मूक बधिर दर्शक थे उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई स्टेप इनकी तरफ से नहीं ली गई। एक लड़का आया था रोकने के लिए, लेकिन साहिल ने उसको चाकू दिखा करके उसको डरा दिया। अब यहां पे जो पूरी स्थिति क्रिएट होती है वो ये है कि उस पूरे 1 मिनट 6 सेकंड के अंदर वहां से बच्चे, बूढ़े, एडल्ट और महिलाएं, हर प्रकार का एक व्यक्ति उस जगह से निकला, उसने ये होता हुआ देखा। जब हम इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 96 बात करता है प्राइवेट डिफेंस के बारे में। मैं खुद इंडियन पीनल कोड क्योंकि पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को, तो तब मैं समझाता हूं स्टूडेंट्स के कई बार बेसिक क्वेश्चन ये होते हैं कि सर ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। तो हमें समझाना पड़ता है कि सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए आप अगर कदम उठा रहे हैं या डिफेंस में कोई आप रिटेलिएशन कर रहे हैं या अदर अटैक कर रहे हैं, डिफेंस में खुद को रोकने के लिए, खुद को बचाने के लिए अगर आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेल्फ डिफेंस होता है। लेकिन अगर आप खुद की प्राइवेसी या खुद की प्रॉपर्टी या दूसरे की प्राइवेसी या दूसरे की प्रॉपर्टी को अगर आप बचाने के लिए कोई फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस कहलाता है। अब सेक्शन 96 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, वो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है, ना कि सेल्फ डिफेंस के बारे में। यानी कि अगर यहां पे
ये जो लोग हैं, ये लोग अगर मिल करके भी साहिल को रोकने की कोशिश करते तो इन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं बनता। ये पूरी तरीके से सेफ गार्डेड होते। सेक्शन 100 ऑफ इंडियन पीनल कोड का अगर प्रावधान लगाए तो सेक्शन 100 का पहला ही क्लॉज ये बोलता है कि अगर डेथ का एप्रीहेंशन दिख रहा है, चाहे आपका चाहे किसी और का, तो आप ऐसे व्यक्ति को रोक सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे जो 17 लोग निकले, अच्छा मजे की बात यह है कि इस जगह पे एक कार खड़ी है, कार के जस्ट पीछे बहुत सारी ईंट पत्थर पड़े हुए हैं और इस लड़के के हाथ में था चाकू, किंतु उसके बावजूद किसी भी व्यक्ति के दिमाग में यह सुध-बुध नहीं आई कि वो वहां से जाकर के एक चाकू उठाएं या रादर वहां से जाकर के एक ईंट पत्थर उठाएं और उसको दूर से ही अटैक करें, दूर से ही उस पर हमला कर दें ताकि उस बच्ची की जान बच सके। लेकिन ऐसा किसी ने दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की। अब इससे बात समझ में क्या आती है? इससे एक बहुत ही सटीक सीधी सी बात जो समझ में आती है वो ये है, भाई पुलिस जो है, पुलिस को बाद में इस बारे में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। आप देख सकते हैं लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये जो कातिल था वो अरेस्ट हो गया था। साहिल को अरेस्ट कर लिया गया था बाय द डे टाइम, लगभग दिन का समय था 29 तारीख, ये अरेस्ट हो चुका है। लेकिन आप ये समझिए कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्या थी? आप अगर देखें तो यहां पे प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति साक्षी को बचा सकता था, लेकिन किसी ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि भाई सही बात है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु मिलनी है, जब तक वो हमारे घर का नहीं है, जब तक वो हमारी जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, हमारा दोस्त मित्र रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद हम अंधे भी हो जाएंगे, हम बहरे भी हो जाएंगे, हम गूंगे भी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है यहां पे जितने भी चांस विटनेसेस हैं जो बाय चांस वहां से निकल रहे थे, उनके पास ये मौका नहीं था कि वो उस कत्ल को होने से रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे। इतने सारे लोग वहां से निकले कि अगर सब मिलकर के रोकने की कोशिश करते तो बहुत आसानी से इस व्यक्ति को रोका जा सकता था। लेकिन साहिल को रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो यहां पे एक बात तो सटीक ढंग से क्लियर हो जाती है कि भले हमारे पास प्राइवेट डिफेंस जैसा एक मैकेनिज्म है, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाता है, वो प्राइवेट डिफेंस के लिए यूज नहीं किया जाता। अब सवाल ये उठता है कि प्राइवेट डिफेंस के लिए अगर मैकेनिज्म है तो सेल्फ डिफेंस के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई नॉट फॉर प्राइवेट डिफेंस? तो इसका जवाब ये है कि हमारे यहां पे, हमारी कंट्री में जैसा जुडिशियल सिस्टम चलता है, जुडिशियल सिस्टम के ऑपरेशन में इतना समय लगता है और उसमें विटनेसेस को इतना खतरा होता है और उसमें कई बार विटनेसेस को इतना मैनिपुलेट किया जाता है, कई बार परेशान भी किया जाता है, नॉट जस्ट बाय द पुलिस बट ऑल्सो बाय द एडवोकेट्स। तो इस वजह से लोग बचते हैं क्योंकि भैया हमारी दिनचर्या चल रही है, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है तो जब तक हम अलग हैं, जब तक हम किसी भी तरीके से इस चीज से जुड़े हुए नहीं हैं, भले हम सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट में एप्लीकेबल हो जाएं, यानी कि रेस जस्टे का पार्ट बने, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट भले ही हम बन जाएं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम पे किसी तरह का कंपल्शन तो हो नहीं सकता। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक अधिकार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे वेव करना चाहे तो ऑब्वियसली कोई कंपल्शन तो है नहीं, और कंपल्शन लगाना भी पॉसिबल नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता, यह नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता हर व्यक्ति से कि वो प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने की कोशिश करे। तो ऐसे में होता क्या है? ऐसे में एक ही चीज समझ में आती है कि साहिल जैसे जो हत्यारे होते हैं, साहिल जैसे जो कातिल होते हैं, वो बड़ी चौड़ में मर्डर करके देख रहे हैं आप लोग, आराम से बड़ी चौड़ में गए, वापस आए, दोबारा इंश्योर किया कि साक्षी की मृत्यु हो चुकी है, उसको फिर इंजुरी कॉज की, फिर वहां से निकल गए। तो ऐसे में जब हमारे जस्टिस सिस्टम पे हमारा बिलीफ सिस्टम या बिलीफ जो फेथ होता है वो कम होता है ना, तब हम ऐसी हरकत करते हैं, तब दिल वालों के शहर दिल्ली में ऐसी हरकतें होती हैं जहां पे किसी व्यक्ति को बहुत आराम से पकड़ा जा सकता था, किसी व्यक्ति को बहुत आराम से रोका जा सकता था, पुलिस की मदद लिए बिना भी वो व्यक्ति कस्टडी में आ सकता था, लेकिन कोई स्टेप नहीं लिया गया, कोई भी किसी भी प्रकार का प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया गया। 17 लोग वहां से निकले। 1 मिनट 6 सेकंड बहुत होता है किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए और किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए। लेकिन खैर, हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं था, हमारा कोई नेबर नहीं था, हमारा कोई दोस्त नहीं था, हमारे पेरेंट्स नहीं थे या हम खुद नहीं थे, तो हमने कोई ऐसी स्टेप लेना जरूरी भी नहीं समझा। इस पूरे कंडीशन के या इस पूरे सिचुएशन को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आया
जो कि मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, पर आप देख सकते हो कि इंसैनिटी और इंसानियत की लड़ाई में हमेशा इंसानियत ही क्यों हारती है। भाई अगर थोड़ा भी ह्यूमन ट्रीटमेंट होता, अगर थोड़ी भी इंसानियत होती उन लोगों में जो मूक दर्शक बनके ये चीजें देख रहे थे, तो कम से कम रोकने के लिए थोड़ा प्रयास तो करते। फन फैक्ट, इस पूरी कंडीशन के बाद, ये पूरा कत्ल होने के बाद, पूरे मर्डर के 25 से 30 मिनट के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ। इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता। लोगों के द्वारा जो वहीं के लोग थे, वहीं के रहवासी थे, उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के एरिया में, उन्हीं की जगह पे ऐसा कुछ हुआ और 25 से 30 मिनट लग गए पुलिस को इन्फॉर्म करने में कि ऐसी कोई घटना घटी है। तो यहां पे एक इंसान का कत्ल तो नहीं हुआ है साहब, यहां पे कत्ल हुआ है पूरी इंसानियत का। क्यों? क्योंकि वहां पे इतने सभी लोग थे, उन सब लोगों के सामने होते हुए भी उस बंदे में इतनी गट्स थी कि उसने जाकर के एक मर्डर कर दिया। तो ये जो इंसैनिटी और इंसानियत की लड़ाई थी ना, उसमें इंसानियत फिर से हार गई। यही हुआ। और ये पहला मामला नहीं है। ऐसे दिल्ली में और पूरे देश भर में कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे दर्शक जो होते हैं वो सिर्फ देखते रहते हैं, ऑडियंस की तरह बैठे रहते हैं कि भाई जब तक हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो हम क्या करें। यहां पे पूरी तरीके से उन लोगों की मेंटालिटी को भी आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम ही ऐसा है, जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि उसको एक डिसीजन तक आने में बहुत समय लगता है। जो दिल्ली कमीशन फॉर विमेन है, उनकी जो एक मेंबर है, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है, उन्होंने सांत्वना दी है साक्षी के परिवार वालों को। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है, ये कहना है उनका कि यहाँ पे एक रैपिड एक्शन की ज़रूरत है, फांसी की सज़ा होनी बनती है क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बनता है। यहाँ पे मर्डर पूरी तरीके से ऐसा बारबैरिक रूप से किया गया है जो सोसाइटी में किसी भी एक सिंपल कॉमन आदमी को डरा दे। तो ये पूरी कंडीशन है अभी तक की। लेकिन अब इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा जिससे आपको ये लगेगा कि ये बात सिर्फ यहीं तक रुके, ऐसा नहीं है। ये मामला है दिल्ली का। अब जरा क्वेश्चंस को देखिए जो मैं आप लोगों के लिए लिख करके लाया हूं, और ये सारे क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड हैं। हु इज टू बी ब्लेम्ड? पहला सवाल, आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब ओपन करें, यूट्यूब खैर चल ही रहा है आपका। इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस साक्षी मर्डर केस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आप देखिए, और उन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिएगा। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में साहिल को जो गालियां पड़ रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई दफा लोग ये भी कह रहे हैं कि साक्षी को यह सोचना चाहिए था कि उसे ऐसे लड़के से दूर रहना चाहिए। अच्छा भैया, साक्षी को यह सोचना चाहिए था कि ऐसे लड़कों से वो दूर रहे। कैसा दोगला रवैया है ये हमारा। किस प्रकार से हमारी मेंटालिटी वर्क कर रही है कि 16 साल की बच्ची, कत्ल हो गया उसका, शी इज डेड, शी इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनीमोर, और उस पे भी ब्लेम डाले जा रहे हैं कि भाई बच्ची को सोचना चाहिए था, 16 साल की साक्षी जो है उसको सोचना चाहिए था कि ऐसा कुछ होता। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भरे पड़े हैं, इतने सारे वीडियोस बन गए, इतना सारा जो भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, जितना भी रिसर्च कर पाया, कमेंट बॉक्स सबके पड़े, और सबके कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं ये कमेंट जरूर मिल रहा है कि साक्षी को भी तो सोचना चाहिए था, साक्षी ने ऐसा क्यों किया, उन्हें दूर रहना चाहिए, साक्षी को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, हमारी बच्चियों को दूर रहना चाहिए, हमारी बहनों को इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, बड़ा बढ़िया लॉजिक आप दे रहे हैं। फिर यहां पे गलती किसकी है? साहिल की है जो प्रेम में पागल था, साक्षी की है क्योंकि उसको ऐसा समझना चाहिए था, चांस विटनेसेस की है कि उन्होंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ही समझा, और प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस को क्या फर्क पड़ता है, जब हमें कोर्ट जाने के पछड़े में पड़ना ही नहीं है तो हम क्या एक्सरसाइज करेंगे किसी राइट को। आगे बढ़ते हैं। पुलिस की गलती, ये तो खैर हर एक क्राइम का, हर एक वारदात का ये एक ट्रेंड बन गया है कि कुछ भी हो पुलिस पे डाल दो, पुलिस की गलती है। ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस की भी गलती बोली जा रही है, वहां पे हर तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई प्रोटेस्टर्स हैं वो भी दिल्ली पुलिस की गलती देते हैं, कोई और मर्डर होता है वो भी दिल्ली पुलिस के ऊपर आता है। आप ये सोचिए, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं या जो दिल्ली के पुलिस अधिकारी हैं, देखिए करप्शन हो
ना हो, इसके बारे में हम बात नहीं करते। बिल्कुल हर जगह करप्शन है, हर एक फील्ड में करप्शन है, यह सत्य है, कोई इस बात से गुरेज नहीं है, कोई इस बात से मना नहीं करता। किंतु अगर आप देखें तो यार दिल्ली पुलिस पे भी कितना प्रेशर होगा, जरा उसको भी नोटिस कीजिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रेशर कोई बहाना नहीं होता। आप इस देश के, आप इस राज्य के, आप इस शहर के सेवक हैं, तो बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था देश में और उस राज्य में, उस शहर में बनी रहे। किंतु वो इंसान ही है। पुलिस ऑफिसर्स पे पूरा ब्लेम डाल देना कि भाई ये तो पुलिस की गलती है, पुलिस मौका वारदात पे इतने देर से क्यों पहुंची, पुलिस ने कोई नया तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, पुलिस जितना जल्दी एक्शन कर सकती थी पुलिस ने उतना जल्दी एक्शन लिया है, तो उन पे कैसा ब्लेम। अब बात करते हैं बीजेपी या आम आदमी पार्टी की। देखिए भाई, मेरे सभी वीडियोस में आप सभी लोगों को मालूम है कि यहां पे एक तरीके से मैं पॉलिटिक्स की बात कभी भी नहीं करता, लेकिन मैं बात करूंगा यहां पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की। बीजेपी की तरफ से अगर हम देखें तो एक स्टेटमेंट आता है कि यहां पे देखिए आम आदमी पार्टी की जो पूरी सरकार है दिल्ली में वो फेल कर रही है और साथ ही साथ में एक तरीके का जंगल राज चल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि भैया जो पुलिस है वो तो सेंटर को बिलोंग करती है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, तो हम क्या कर सकते हैं। जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी तरफ से 10 लाख रुपए का लगभग मुआवजा भी दिया गया है परिवार को। लेकिन ये जो ब्लेम गेम है, घूम फिर के जो ब्लेम गेम है, वो एक पॉलिटिकल एंगल देता है, पूरी कहानी को एक पॉलिटिकल एंगल देता है जिसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे आप पूरी तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं और आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि साक्षी को न्याय मिलता है कि नहीं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और आ रहा है जिस पे ये ब्लेम डाला जा सकता है इस पूरी वारदात का, तो जरूर लिख करके बताइएगा। दूसरा सवाल, इज दिस व्हाट वी कॉल एज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस? क्या यही जघन्य अपराध होता है? क्या यही वो अपराध है जिसको हम कहते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है? श्रद्धा और आफ्ताब का केस भी मैंने कवर किया था, उस पर भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही सवाल किया था। क्या यही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी है? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का जो केसेस का नंबर है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है क्राइम रेट? तीसरा सवाल, इज इट राइट टू गिव दिस अ लव जिहाद ट्विस्ट बाय द पॉलिटिशियंस? साहिल का असली नाम है साहिल खान। अब इस पे भी एक पॉलिटिकल विवाद शुरू हो गया कि भाई ये जो पूरा मामला है ये तो लव जिहाद का मामला है और यहां पे एक लव जिहाद का एंगल था, इसीलिए साहिल ने साक्षी की मृत्यु कारित कर दी। वाह भाई साहब, वाह, क्या बुद्धि लगा पाए हैं आप, क्या दिमाग लगा रहे हैं आप। मर्डर हुआ है, मर्डर की वजह पता है, मर्डर का पूरा सिनेरियो पता है और आपका एंगल है लव जिहाद। थोड़ा थोड़ा दिमाग बहुत जरूरत है उसकी, क्योंकि बिना उसके एप्लीकेशन कर पाना किसी भी लॉ का, किसी भी ऑर्डर का पॉसिबल ही नहीं है। जस्टिस ऐसे नहीं आता कि कहीं पे कुछ हुआ, आपने किसी कातिल का धर्म देखा और वहीं लगा दिया कि भैया ये लो लव जिहाद हो गया। ऐसे नहीं होता है। समझिए बात को, रीजनेबली देखिए और उसके बाद किसी प्रकार का कोई ब्लेम गेम डाले। मैं ये नहीं कहता कि लव जिहाद है, मैं ये नहीं कहता लव जिहाद नहीं है, लेकिन सेंस है, सेंस है इस बात का। जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि लव जिहाद वाला ट्विस्ट है, लव जिहाद वाला एंगल है, बात खुद जा रही है कान में। चौथा सवाल, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन नाउ? अब क्या करें? कोर्स ऑफ एक्शन हैज टू बी रैपिड। यस भाई, जब इतनी निर्ममता के साथ, इतनी बेरहमी के साथ किसी व्यक्ति का कत्ल होता है तो रैपिड एक्शन होना जरूरी है। और सबसे जरूरी सवाल, इज दिस रियली अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और जस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्चुअली गिवन अंडर द इंडियन पीनल कोड? क्योंकि प्राइवेट डिफेंस तो है, लेकिन हमें किसी दूसरे की प्राइवेसी से क्या मतलब? हमारी गाड़ी पे कोई स्क्रैच मारे तब उसको तोड़ेंगे, अदरवाइज दूसरे की गाड़ी अगर ठुक भी गई है या कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर भी दे रहा है या जानबूझ के किसी की गाड़ी तोड़ी हुई भी हम देखते जा रहे हैं, तो हमें उससे क्या लेना देना? किसी का शरीर तोड़ दिया जाए, हमें उससे क्या लेना देना? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब मेरी प्राइवेसी, मतलब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस बोलना शुरू कर देना चाहिए। आपका इस पे क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मैंने सारे एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, स्टोरी का पूरा कहानी का हिसाब किताब, रीजन ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ दैट पर्सन, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, सारी चीजें मैंने आपके सामने खोल के रख दी हैं। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या जवाब है इन सभी सवालों पे। क्योंकि इन सवालों का अगर आप जवाब दे पाते हैं तो ही
मैं मान सकता हूं कि हां, आप एक लेजिटिमेट, सही, सेन सिटीजन की तरह सवाल को सुन रहे हैं और कहानी को अपने अंदाज में मोड़ने की बजाय एक रीजनेबल आदमी, एक रीजनेबल नागरिक की तरह उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं। एक चीज आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी का जो हमारे जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज आखिरी दिन है 40% डिस्काउंट ऑफर का। दे कैन यूज द कोड JW10 विच इज माई कोड, मेरा कोड है JW10। इसको यूज करके आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो 20% से लेकर के 40% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी हम लोग ऑल स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए CPC प्रिपेयर करवा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करवा रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनअकैडमी को जरूर ज्वाइन कीजिए। टुडे इज द लास्ट डेट, 31 मई 2023, आखिरी दिन है आज। तो इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी को ज्वाइन करें, JW10 कोड यूज करें एंड गेट अ 20 to 40% डिस्काउंट। बट फिर भी एक सवाल पे वापस आऊंगा, इन सभी सवालों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड द मोस्ट नीडेड, जय हिंद, बाय बाय।